हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं स्केल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि मैं स्केल कंस्ट्रक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कुछ इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और जब भी आप टर्म कर बोलते हैं स्केल कंस्ट्रक्शन, इसके दो तीन मीनिंग हैं। पहला तो आप कोई रिसर्च या अपना कुछ काम कर रहे हैं सोशल साइंस के डोमेन में, और आपके पास कोई डाटा कलेक्शन का ऑलरेडी टूल नहीं है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए आप एक नया बना रहे हैं। तो इसका मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस एरिया में बहुत अभी तक काम नहीं हुआ है, और बिहेवियरल साइंस का या सोशल साइंस का वो टॉपिक है, तभी हम टर्म स्केल यूज़ करते हैं, वरना तो हम सिंपल वेरिएबल्स को मेजर कर लेते हैं। तो जब भी हम स्केल के बारे में बात करें तो हमें एक्चुअली ये देखना चाहिए, अपनी रिसर्च में काम करें तो ये देखना चाहिए कि आप रिस्पोंडेंट से क्या चाहते हैं, किस तरह का डाटा चाहते हैं। तो आइए एक बार बहुत सारे जो डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं उनकी एक बार हम बात कर लेते हैं। हमें रिस्पोंडेंट से फ्रेंड्स दो तरह का डाटा चाहिए होता है, या तो हम फैक्ट लेते हैं या ओपिनियन। जैसे अगर मैं पूछूं आपका जेंडर, मैनी अ वीमेन, तो ये तो एक फैक्ट है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के बारे में आपका ओपिनियन पूछूं, आपकी फीलिंग्स पूछूं, आपका सेटिस्फैक्शन या लॉयल्टी पूछूं, तो ये एक ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है। फैक्ट डेफिनेटिव है, तो या तो इसको आप ओपन एंडेड पे पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड का मतलब जिसके ऊपर हमारे डायरेक्ट आंसर अवेलेबल है, लाइक आपकी एज डैश ईयर्स, तो एग्जैक्ट आप ईयर्स में एज दे दीजिए, या आपके मार्क्स, या आपके हाइट, वेट, ये साइंस से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं वो ओपन एंडेड में आते हैं। या हम मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, 4, 5, 10 ऑप्शन है, उनमें से आप एक टिक कर दीजिए। या बाइनरी हो सकता है जैसे जेंडर। तो ये तो हो गए फैक्ट से रिलेटेड। जब ओपिनियन की बात आती है वहाँ फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम पूछते हैं कि आप कोई भी जो आपकी फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, या मुझे आपकी फीलिंग का नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि उनकी हिरार्की क्या है और प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। अगर टर्म प्रेफरेंस आती है, आपका ओवरऑल कंसर्न है बंदा क्या सोचता है उसको नहीं मेजर करना, आपको सिर्फ उनकी हिरार्की मेजर करनी है, तो टर्म होती है रैंक। दो तरह का होता है ये, पेयर्ड कंपैरिजन या रैंक ऑर्डर। पेयर्ड कंपैरिजन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट रिसर्च के अंदर, जिसमें 4 ऑप्शन है अगर हम, तो n इंटू एन माइनस 1/2 इतने नंबर ऑफ हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं अलग अलग, तो पेयर कंपैरिजन में 4 इंटू 3/2 6 कंपैरिजन्स बनेंगे हमारे पास। दूसरा होता है रैंक ऑर्डर, जिसमें हम सीधा 1 से 5 या 1 से 10 तक रैंक करवा लेते हैं, और छोटा रैंक मतलब अच्छी चीज़। सेकंड आता है कंस्ट्रक्ट। अभी तक हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्ट दो तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव। रिसेंटली प्रोफेसर हेंसलर और ग्रुप ने कहा कि नहीं, एक्चुअली एक होता है लेटेंट वेरिएबल, एक होता है आर्टिफैक्ट जिसको कंपोजिट भी बोलते हैं, और लेटेंट वेरिएबल में होते हैं फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव। तो जब हम CFA की बात करते हैं तो खास तौर पे फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव, ये चीज़ काफ़ी निकल कर आती है बाहर। फॉर्मेटिव का मतलब आप एक ही डोमेन की एक ही अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं आप। जैसे अगर मैं टीचिंग की इफेक्टिवनेस की बात करूं, टीचर के बारे में बात करूं, तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, टीचर में नॉलेज होना चाहिए, टीचर के पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए। ये अलग अलग है, अब नॉलेज अलग है और कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग बात हैं। ये फॉर्मेटिव हो गया। और रिफ्लेक्टिव का मतलब है एक ही चीज़ को बार बार मेजर करना। तो जब भी आप रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बनाते हैं तो पहले तो ये देखिए, मैं स्केल और कंस्ट्रक्ट को अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। स्केल का मतलब होता है फुल टोटल, क्वेश्चनर को ही हम स्केल भी बोल देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आपके हो सकता है कई तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें रैंकिंग के भी हैं, MCQ भी हैं, बाइनरी क्वेश्चन भी हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन कंस्ट्रक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप उसको इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्ट कहलाता है। तो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में अगर हम देखें तो वहाँ 2-3 चीज़ आती हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट आते ही हम क्रॉनबेक अल्फा की बात करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप एक ही बात को अगर मैं बार बार पूछूं तो आप अपनी बात पे कायम रहें, मैं घुमा फिरा के कैसे भी पूछूं आप मुझे वही चीज़ बताइए, वो है हमारा क्रॉनबेक अल्फा। इसी से रिलेटेड 2 और चीज़ आती हैं। कई बार हम अटक जाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ होती है, आइटम टू टोटल कोरिलेशन, और सेकंड होता है स्केल रिलायबिलिटी इफ आइटम डिलीटेड। इनके बारे में एक बार आज हम देख लेते हैं। तो मेरे पास एक स्केल है, कंस्ट्रक्ट है, इनोवेटिवनेस।
ये मेरे पास एक ज़्यादातर वीडियो में मैंने डेल डाटा नाम की फाइल यूज़ की है, ये उसी का क्वेश्चनर है। इनोवेटिवनेस के 5 मैंने स्टेटमेंट लिए हैं। इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10 है, 7 नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है आई लाइक टू टेक ए चांस। आइए इसको देखते हैं। मेरे पास रिस्पोंडेंट है जो आंसर कर सकता है स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। फर्स्ट रिस्पोंडेंट है एक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक्स ऐसा है जो बहुत ही इनोवेटिव है, जो हमेशा नई चीज़ें ट्राई करता है, सबसे पहले नई चीज़ें देखता रहता है, परचेज करता है, नया एक्सपीरियंस है, इनोवेटिव बायर है। तो एक्स इस पे क्या जवाब देगा? स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर मैं 7 पॉइंट स्केल लूँ तो ऑब्वियसली आई लाइक टू टेक ए चांस, तो एक्स कहेगा ये स्ट्रांगली एग्री। सेकेंड, बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ नॉट बीन प्रूवन इज यूजुअली ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। कि जो अगर नया प्रोडक्ट आता है जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, बिल्कुल नया है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम मनी है। तो ऑब्वियसली एक्सेस में बोलेगा स्ट्रांगली डिसएग्री। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, स्ट्रांगली एग्री। आई लाइक टू ट्राई न्यू ब्रांड्स बिफोर माई फ्रेंड्स, स्ट्रांगली एग्री। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, स्ट्रांगली एग्री। एक दूसरा रिस्पोंडेंट देखते हैं कि अगर मैं देखूं मिस्टर वाई है जो बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड, कभी भी नई चीज़ नहीं खरीदना, नई चीज़ हमेशा ख़राब होती है, उनका ये मानना है। तो वो हमेशा जब वो चलता है ना, जैसे वर्जन 7 आ जाए तो वो बोलते हैं अच्छा वर्जन 3 पे मैं ले लूँ अब, ये उस टाइप वाले लैगार्ड्स। तो आई लाइक टू टेक ए चांस, मिस्टर वाई इसमें कहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट, तो ये तो वाई बोलते ही हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, स्ट्रांगली एग्री। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, स्ट्रांगली डिसएग्री। न्यू ब्रांड्स बिफोर फ्रेंड्स, स्ट्रांगली डिसएग्री। एक्सपेरिमेंट, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसका मतलब है मैं एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहा हूँ घुमा फिरा के, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए इसमें। तो मेरे पास इसका कुछ डाटा है 5, 6, 8, 9, 10 का, ये मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें 6 ऑब्वियसली ये नेगेटिव वर्डेड है, तो नेगेटिव वर्डेड का इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास स्केल में रिलायबिलिटी के अंदर हम अभी इनको सबको एक साथ डाल देते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक है आइटम, एक है स्केल और एक है स्केल इफ आइटम डिलीटेड। अभी तीनों पे हम काम करके देख लेते हैं एक बारी क्या ये देता है। सबसे पहले तो इसने का कोई आपकी मिसिंग नहीं है, गुड। टोटल लायबिलिटी है 0.748, ओके। पहले का है मीन 4.2, दूसरे का 3.4, 5, 4, 4, ये 7 पॉइंट स्केल है। 7 पॉइंट स्केल पे जो मिड वैल्यू है वो 4 है। तो अगर 4 से देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 पे 4.2, तो थोड़ा सा पहले हम देख लें, हमने पूछा किस उस पे है, शायद मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, वैल्यूज डिफाइन नहीं की है। ये 1 से 7 पे है। लेट्स टेक 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, 7 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री, ऐसा है ये। तो नाउ कमिंग बैक, 4 से ज़्यादा का मतलब होगा स्ट्रांगली एग्री। अगर आप एक स्केल के ऊपर एक लाइन लिख के एक्स एक्सिस बना के लिख के देखिए 1 से 7, 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, 7 का मतलब स्ट्रांगली एग्री। सेंटर पे 4 आएगा, जितना 4 से हम राइट साइड पे चलेंगे 7 की तरफ उतना एग्रीमेंट ज़्यादा। तो ये एग्री पे है, ओवरऑल 100 पीपल उस पर एग्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एग्री करते हैं, 9 पे एग्री करते हैं, 10 पे एग्री करते हैं, 6 पे डिसएग्री करते हैं जो कि नेगेटिव है, तो चेंज होना चाहिए, ओके। यहां पर है आइटम टू टोटल स्टैटिस्टिक्स। स्केल मीन अगर हम डिलीट कर दें तो मीन कितना आएगा? 18 आ जाएगा, ओके। अभी कितना है टोटल? 22 है। वेरिएंस 36 है, यहां पर वेरिएंस हो जाएगा 21। और एक है आइटम टू टोटल कोरिलेशन 667 और दूसरा है बैग अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। इन दोनों के बारे में एक बार हम बात करते हैं। अल्फा तो सिंपल, आप जो एक फार्मूला है इसका, के आर बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस के माइनस 1 आर बार। के मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और आर बार होता है सारे पॉसिबल जितने भी आर हैं उनका मीन। इसको देखते हैं आइटम टू टोटल कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैंने इसको एक्सेल में ले लिया है यहाँ पे डाटा को। जिस स्टेटमेंट का आपने आइटम टू टोटल निकालना है उस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकियों का टोटल कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 6, 8, 9, 10 इनका टोटल कर दिया, ठीक है, B2 से E2। इसी तरह से नेक्स्ट पे यहाँ मैंने 6 को छोड़ के 5, 8, 9, 10 मैंने 8, 9, 10 और 5 लिख दिए, इनका टोटल कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे 8 के लिए 5, 6 और 9, 10 इनका टोटल कर दिया, एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे 5 का निकालना है तो 5 और बाकी बच्चों का टोटल, इसका मैंने निकाल दिया है कोरिलेशन, इनका इनके साथ कोरिलेशन निकाल दिया और ये वैल्यू हमारी आ गई है 667। तो 6 को अगर हम देखें, 6 का बाकियों से कोरिलेशन है -0.06, चेक कर लें, 0.667, 667675987777 यही वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपकी एक वैल्यू बहुत ही कम आ रही है
ये वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, इसका मतलब है ये मिसफिट है, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब है सारे एक जैसे हैं। 6 को अगर हम हटा दें और बाकियों को देखें तो एक जैसे आने चाहिए। नाउ आई नो आप ये बोलेंगे तो पर ये तो नेगेटिव है ना। ठीक है, आइए पहले इसी को सेटल डाउन करते हैं। नेगेटिव ये 7 पॉइंट स्केल है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, मैं एक नया बनाता हूँ 6 न्यू, और ये क्या है, जितने पॉइंट का स्केल हो उससे हायर नंबर लीजिए। 5 पॉइंट्स का स्केल हो तो 6 माइनस करें, 7 पॉइंट है तो 8 माइनस करें, और स्टेटमेंट नंबर 6। इससे क्या होगा, देखिए मुझे क्या करना है, रिवर्स कोडिंग में 7 पॉइंट स्केल है तो मुझे 1 का 7 बनाना है, 7 का 1 बनाना है, 2 का 5, 5 का 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर 8 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर ये 1 होगा तो 7 हो जाएगा, और अगर Q6 में 7 होगा तो 1 हो जाएगा। तो जो भी जितने पॉइंट का स्केल है उससे हायर नंबर से एक्चुअल डाटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। ओके, आगे 6 न्यू, और अब हम एक बारी इसको, अब तो इसकी अच्छी आनी चाहिए ना, चेक कर लेते हैं हम अल्फा निकाल के, रिलायबिलिटी, इसको बाहर कर देते हैं 6 को, और 6 न्यू को इन ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ चेक करें, 6 के साथ 6 न्यू के साथ 0.06 अभी भी उतनी ही है। इसका मतलब है जो 6 है ना स्टेटमेंट, ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो बाकियों के रिस्पॉन्स से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब एक और चीज़ आप ये भी देखिए, कई लोग बहुत घबरा जाते हैं कि नहीं ये तो नेगेटिव हो गया। अगर आप ध्यान से देखें पहले कितना था, -0.06, अब सिर्फ साइन ही तो बदल गया, उसका वैल्यू नहीं बदलती है। इसका मतलब अगर आप कभी रिलायबिलिटी में लें और यहाँ पर आपका आइटम टू टोटल में दिखाई ये वैल्यू, मैं आइटम टू टोटल की बात कर रहा हूँ, अगर आइटम टू टोटल में अगर ये हायर वैल्यू है, इट्स ए गुड न्यूज़। नेगेटिव है कोई बात नहीं, वो तो पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन अगर छोटी वैल्यू है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बोथ वेज ये बेकार है, ये परेशान करेगी हमें। तो इसका मतलब है ये फुल मैच होना चाहिए बाकियों के साथ, जैसे 711,598, तो कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आइटम टू टोटल, आप देख लीजिएगा, इसका अलग अलग रेफरेंस इसके दिए होते हैं उनके अंदर। जब आप स्केल बनाते हैं तो थोड़ा सा लाइटर साइड पे रखते हैं, यानी बहुत हाई 0.7, 0.8 नहीं रखते, थोड़ा सा लोअर साइड पे रखते हैं। अल्फा तो यहाँ पे अब चेक ही कर रहे हैं, अब जैसे 5 को मैं डिलीट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 639 हो जाएगा। ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है मेरा अल्फा 748, तो ये तो कम हो जाएगा। इसी तरह 6 को हटाएंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा, 8, 9, 10 को हटाने से और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है 8, 9, 10, पर 6 को इसमें से हटाया जा सकता है और बचे हुए की 8, 7, 5 आ जाएगा। राइट, तो आइटम टू टोटल हमने देखा। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, ये तो सिंपल है कि जो टोटल हमने निकाल दिया ना, उनका मीन कितना है, उनका मीन और वेरिएंस ये मैंने निकाले, सिर्फ जो सम निकाला ना उनका, तो ये सम इफ डिलीटेड, स्केल का मीन इतना हो जाएगा, स्केल का वेरिएंस इतना हो जाएगा। तो हमें बेसिकली दो चेक करने होते हैं, आइटम टू टोटल कोरिलेशन और क्रोनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। अगर ये दोनों ठीक हैं, जैसे 6 को मैं निकाल के एक बार चेक करूं, सो 6 को हटा ही दीजिए इसमें से, क्योंकि रिफ्लेक्टिव है तो आप आराम से हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारा है 875, और किसी को भी हटाते हैं तो एक्चुअली कम हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा अगर किसी को हटाने से और बढ़े तब क्या करना है, तो सभी बुक से बोलती है कि नहीं, सिर्फ इसकी वजह से नहीं बढ़ाते आप कि बढ़ाने से ये रहे। अगर आप ये देखिए क्या सेंस कर रहा है यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ आपस में कोरिलेटेड हैं, आपको लग रहा है कि आनी चाहिए, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ये सिर्फ मैथमेटिकली उस बढ़ाने के लिए आप स्टेटमेंट्स को नहीं हटाते, ओके, वाइस वर्सा, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू मेरा फिट नहीं हो रहा और वैल्यू हाई है तब मैं उसको रखूँ, नहीं, वो भी नहीं रखते। आपकी ये वैल्यू भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंस इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिकली नंबर से हम इनको नहीं रखते हैं, कॉमन सेंस क्या बोलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो जब भी, लेट्स कम बैक, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव जब भी आप बनाएं, कंस्ट्रक्ट वाइज आपको चेक करनी चाहिए आइटम टू टोटल कोरिलेशन एज वेल एज क्रोनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ और बताया था कि अल्फा के अंदर थोड़े से इश्यूज हैं, तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देखें, मैंने इसमें लिकट स्केल के बारे में कुछ बातें बताई थी, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव स्केल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बातें, फिर रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, स्प्लिट हाफ कैसे है, KR20 डाइकोटोमस में कैसे हैं, वेलिडिटी के बारे में, फिर एक बताया था ओमेगा क्या होता है। तो अल्फा की बेसिक एक प्रॉब्लम ये बताई जाती है कि अल्फा सैंपल साइज बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, ये इसकी मेन वीकनेस है। तो कई जगह रेफर किया गया कि आप ओमेगा ज़्यादा बेटर है, तो आप इन सबको ही रेफर कर सकते हैं अपने नए स्केल के अंदर। स्केल कंस्ट्रक्शन की एक 5 या 7 पॉइंट की प्रोसेस है, वो हम आने वाले टाइम में फिर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।